डियर स्टूडेंट्स, आज भी सामाजिक विज्ञान में अध्याय नंबर 11 का जो गुप्त साम्राज्य का उत्थान, उसी पाठ के ही तीसरा क्लास है। तो पेज नंबर 107 तुम लोग किताब में से निकालो और अच्छे से ध्यान दो, पढ़ो, ठीक है। लास्ट क्लास में यानी पिछले क्लास में हम लोग चला था कि अपने सीमा विवाद कर कितना चंद्रगुप्त द्वितीय तक फैला गया था गुप्त साम्राज्य को, इतने तक हम लोग पढ़ा था। आज हम लोग चर्चा करेंगे गुप्त साम्राज्य का प्रशासन व्यवस्था कैसा था। उसके जाने से पहले हम लोग और इधर इस बॉक्स में देखो जो 107 पेज में है, क्या लिखा हुआ है, देखो अच्छे से देखो। समुद्रगुप्त ने पूर्व भारत के कामरूप, समुद्रगुप्त क्या किया था, पूर्व भारत में भी गया था, उसमें भी जाके अपना गुप्त साम्राज्य को विस्तार किया गया था। तो समुद्रगुप्त पूर्व भारत में जाके कामरूप, जो तुम लोग अभी गुवाहाटी का नाम सुना है ना, असम का, इस गुवाहाटी का जो जिला है उसका नाम है कामरूप। और उसी समय पुराने काल में यानी ईसा भी 3रा शताब्दी के समय लगभग गुवाहाटी का इलाका बहुत ही बड़ा था। यानी पश्चिम जितना दिशा का आसाम का एरिया है सभी कामरूप के ही राज्य के बीच में था। तो क्या था, समुद्रगुप्त कामरूप में भी गया था, बराक नौगांव दबोका अंचल पर विजय प्राप्त किया था, यानी नौगांव तक आया था, ठीक है, नौगांव जिला तक आया था। इन राज्यों द्वारा अधीनता स्वीकार कर लिया था और इसके जाने के पश्चात इन राज्यों को इसने राजाओं को लूटा दिया है। तो असम तक आ गया, अब तक दबोका यानी नौगांव तक आ गया। आके उसी समय जो इससे छोटा छोटा राजा था असम में, कामरूप में, तो उसी समय क्या किया, छोटे छोटे राजा को, उसी गुप्त राजा समुद्रगुप्त के समय समुद्रगुप्त आके उसी छोटा छोटे राजा को लूट लिया था। कामरूप पर उन दिनों बर्मन वंश का शासन था, ठीक है। तो कामरूप में जो राजा था उसका था नाम क्या, बर्मन, ठीक है। बर्मन वंश का एक नाम था राजा के समय, बर्मन वंश का राजा ने असम में उसी समय शासन किया था। और उस समय के कामरूप का राजा पुष्पवर्मन था, ठीक है। मतलब समुद्रगुप्त यानी गुप्त डायनेस्टी का, गुप्त साम्राज्य का राजा समुद्रगुप्त जब पूर्व भारत में जाके असम तक फैला गया था, कामरूप राज्य भी अपना कवाला में लेके आया था। तो उसी समय कामरूप में राजा था कौन, ये क्या था, बर्मन वंश। इस बर्मन वंश का राजा पुष्पवर्मन, नाम क्या था, पुष्पवर्मन शासन किया था, ठीक है। उसके बाद देखो जो इलाहाबाद प्रशस्ति पत्र के बारे में तुम लोग मिला था, यानी गुप्त डायनेस्टी, गुप्त साम्राज्य के बारे में लिखा गया था इलाहाबाद प्रशस्ति पत्र, उसके जो समुद्रगुप्त के नाम लिखा गया है, यानी गुप्त साम्राज्य के बारे में लिखा गया था। कौन लिखा गया था वो इलाहाबाद पत्र, इलाहाबाद प्रशस्ति पत्र लिखा गया था राजकवि, यानी समुद्रगुप्त राजा के राजकवि, यानी राजा के एक एक कवि होता था जो कवि लिखते था, अलग अलग साहित्य के विस्तार किया था। उसी समय राजकवि था हरिसेन, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त के समय राजकवि का नाम क्या था, ये था क्या, हरिसेन, ठीक है, ये तुम लोग याद कर लेना। तो हरिसेन था राजकवि। तो हरिसेन ने लिखा था, हरिसेन ने क्या लिखा था, प्रशस्ति पत्र, इलाहाबाद प्रशस्ति पत्र किसने लिखा था, इलाहाबाद प्रशस्ति पत्र लिखा था समुद्रगुप्त का राजकवि हरिसेन।
इसी में क्या मिला था, गुप्तकाल का सामाजिक, राजनैतिक और जो साहित्यिक स्थिति है उसके बारे में वर्णन किया गया था। ओके, उसके बारे में हम लोग जान सकते हैं इलाहाबाद प्रशस्ति पत्र से जरिए लिखा गया था राजकवि इसने हरिसन ने। उसके बाद देखो, ये इधर देखो, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री आया था फाहियान। तो फाहियान किस समय आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, यानी समुद्रगुप्त के पश्चात जो राजा इसका पुत्र राजा था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान ने भारत में आया था। उसने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया गया था। अपनी यात्रा का विवरण में उसने गुप्तकाल के सामाजिक, गुप्तकाल का आर्थिक, राजनैतिक परिस्थिति के साथ साथ साहित्य, स्थापत्य, मूर्तिकला आदि के बारे में भी बहुत कुछ लिखा था। तो हम लोग ये जान सका अभी तक जो इलाहाबाद प्रशस्ति पत्र है उसके बारे में भी हम लोग जाना कि इलाहाबाद प्रशस्ति पत्र समुद्रगुप्त राजा के समय राजकवि हरिसन ने लिखा था और उसमें गुप्त साम्राज्य का सामाजिक, राजनीतिक यानी जो साहित्यिक स्थिति के बारे में हम लोग जान सकते हैं। उसके बाद जो चंद्रगुप्त द्वितीय आ गया, इस चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था चीनी यात्री यानी फाहियान। इस फाहियान भारत में आके जो यात्रा किया था उसके समय संस्कृत भाषा सीख लिया था और क्या किया, उसके गुप्त साम्राज्य के समय जो राजनीतिक स्थिति था, आर्थिक व्यवस्था था, सामाजिक व्यवस्था था, परिस्थिति था, साहित्य, स्थापत्य, मूर्तिकला आदि के बारे में लिखा था। ठीक है, अभी तुम लोग इधर पे ध्यान दो। क्या तुम लोग के मन में यह प्रश्न उठ रहा है, कितनी बड़ा साम्राज्य था? तुम लोग मैप में दिखाया था पिछले क्लास में, कितना बड़ा भारत के मानचित्र में, इतना पुरानी समय अतीत काल में जो गुप्त साम्राज्य कैसे एक राजा से, एक साम्राज्य ने इतना बड़ा देश का अलग अलग राज्य शासन किया था। तो इतना सुविधा उसी समय नहीं था। तो इसी समय गुप्त राजा कैसे चलाया था? क्यों नहीं, उस समय आज जैसा उन्नत यातायात व्यवस्था नहीं था और जो संचार का व्यवस्था भी नहीं था। ठीक है, आज के समय जब मोबाइल फ़ोन है उसी समय नहीं था। आज के समय गाड़ियाँ था उसी समय नहीं था। आज के समय क्या था, रास्ता और जो सड़क था, अच्छे से सड़क है, उसी समय सड़क भी नहीं था। उसी समय कैसे लोग मतलब यातायात करता था, इंजन नहीं था। तो उसके बारे में तुम लोग इधर मिलेगा नेक्स्ट पेज 108 पेज में निकालो। इसमें देखो अपने साम्राज्य में क्या क्या साम्राज्यों का शासन कार्य और सुदक्षता से चलाया था। इसका चलाने के लिए बहुत ही सुदक्षण होना चाहिए, यानी बहुत ही ज्ञान होना चाहिए और विस्तार का कौशल होना चाहिए कि इससे इतना बड़ा एक देश अलग अलग राज्य चला सके। ठीक है, जिसके कारण गुप्त साम्राज्य की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक प्रगति हुआ था, यानी प्रगति मतलब विकास हुआ था। इसका प्रथम जो प्रभाव है हमें वर्तमान समय तक देख पा रहा है। इस शासन व्यवस्था के साथ साथ गुप्त के कुछ अन्य अवदानों के जानना भी आवश्यक है। तुम लोग गुप्त साम्राज्य के शासन व्यवस्था के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे, उसके आगे में हम लोग ये पढ़ेंगे। इस पर तुम लोग ध्यान दो। पहले ये बॉक्स जो देखा है ना, इसमें देखो गुप्त राजाओं ने क्रमश राजा, महाराजा और महाराजा जो क्या किया था, गुप्त साम्राज्य ने क्रमश राजा, महाराजा और महाराजाधिराज का उपाधि धारण की थी। ठीक है, पहले राजा, जैसे महाराजा, महाराजाधिराज ऐसा उपाधियां धारण किया था। पहले क्लास में तुम लोगों को मैं बोला ही था। इसके यही पता चलता है कि गुप्त वंश का अधिकार दिन प्रतिदिन बढ़ता गया था। यानी पहले राजा था,
राजा के पश्चात महाराजा बन गया था। महाराजा के पश्चात जब इलाका ज़्यादा हो गया तो महाराजाधिराज हो गया था। इससे दिन प्रतिदिन अपना अपना अधिकार था उसका दिन प्रतिदिन बढ़ता गया था। उसके बाद जो प्रथम चंद्रगुप्त सिंहासन में यानी सिंहासनारूढ़ के समय से जो गुप्ताब्द, ठीक है, गुप्ताब्द नाम के नई वर्ष का चालू की गई थी। इसमें हम लोग ध्यान दो, जो प्रथम चंद्रगुप्त था यानी समुद्रगुप्त का पिता पृथ्वी, इस प्रथम चंद्रगुप्त सिंहासनारूढ़ के समय से क्या किया, गुप्ताब्द नाम के वर्ष के ये चालू किया था। एक वर्ष यानी ईयर, इसका नाम क्या था, गुप्ताब्द। ठीक है, गुप्त युग के मुद्राओं पर, जो गुप्त युग का मुद्रा भी था उस समय, मुद्राओं पर गुप्ताब्द का उल्लेख मिला था। यानी गुप्ताब्द क्या है, जैसे शताब्दी है हम लोग ईसा पूर्व, ईसाबी ऐसा हम लोग पढ़ते हैं कि नहीं, सन अलग अलग ईयर। उस समय गुप्ताब्द शुरू किया था, यानी इस गणना, समय के गणना के एक व्यवस्था। ठीक है, किसके समय, प्रथम चंद्रगुप्त के समय। और एक जो गुप्ताब्द समय सीमा, उसी समय का जो मुद्रा था, मुद्राओं में लिखा गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया, सक्री उपाधि धारण किया था। ठीक है, तो सक्री उपाधि किसने लिया था, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो आओ हम लोग अभी पढ़ते हैं गुप्त साम्राज्य शासन की शासन व्यवस्था। अभी तो हम लोग ये जानना जरूरी है कि गुप्त शासन, इतना बड़ा देश, अलग अलग राज्य है, अलग अलग दिशा में, उसको शासन करने के लिए एक सुव्यवस्था होना चाहिए राजा का। ठीक है, तो गुप्त शासन व्यवस्था यानी शासन करने के लिए प्रशासन, जो अलग अलग राजा के नीति चलते हैं। ठीक है, न्याय व्यवस्था, जो अपराधियों को शास्ति मिलती है अलग अलग। ठीक है, और एक है न्याय व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है, और एक है क्या, आर्मी, यानी कैसे सेना को चलाएगा। तो ये तीन ही प्रकार का चलाने के लिए राजा को बहुत ही ज्ञान होना चाहिए। तो इतना बड़ा एक देश यानी गुप्त साम्राज्य का ये समय कैसे इतना बड़ा देश का चलाएगा, तो इसलिए एक सुव्यवस्था होना चाहिए। उसी समय शासन व्यवस्था कैसा था, यानी गुप्त साम्राज्य का शासन व्यवस्था, इसके बारे में ये तुम लोग को क्वेश्चन करके आज दिख रहा है, तुम लोग दिखाना। ठीक है, शाम भेज देना मुझको ये प्रश्न लिख के। और ये क्या है, तुम लोग का एग्जाम में भी आएगा, गुप्त शासन व्यवस्था के बारे में वर्णन करो। ठीक है, 5 मार्क्स आ सकता है। ये गुप्त साम्राज्य का बारे में तुम लोग जानना बहुत ही जरूरी है, इसलिए ध्यान दो। तो गुप्त काल में राजा का पद वंशानुक्रमिक था, पहला बात है। ठीक है, यानी कोई राजा आ गया, राजा के बाद उसके मित्र के बाद उसका पुत्र आ गया, उसका पुत्र के बाद फिर इसका पुत्र आ गया, ऐसे वंशानुक्रमिक गुप्त काल का राजा हुआ था। एक राजा के बाद दूसरा पुत्र, दूसरा राजा हुआ था। उसके बाद राजा की गणना भगवान के अवतार के रूप में होती थी। तो उसी समय लोग जो गुप्त साम्राज्य था, उस साम्राज्य का राजा को भगवान जैसे मानते थे। भगवान के रूप में ही वो लोग साधारण लोग मानते थे। शासन व्यवस्था में राजा ही प्रधान और सर्वसर्वा था। ठीक है, तो प्रशासन व्यवस्था था, इस प्रशासन व्यवस्था में राजा ही प्रधान था और सर्वेसर्वा था। राजा जो बोलेगा वही होगा। ठीक है, लेकिन बहुत ही एक क्षमताओं का विकेंद्रीकरण भी किया गया। ये विकेंद्रीकरण क्या है, विकेंद्रीकरण मतलब कोई एक सेंटर के शक्तिशाली अलग अलग में राजा अलग अलग लोगों को दे दिया। यानी मान लो ये राजा है, राजा इतना बड़ा देश नहीं चला सकता, इसीलिए अलग अलग प्रदेश का जो अंचल है, एरिया है, उसको उसी जगह का ही कोई एक छोटा सा राजा यानी छोटा का लोग नियुक्त किया गया था, नौकरी के जैसा। ठीक है, और वो लोग राजा के राजभवन से उसको
मुद्रा दिया गया था, उसका सैलरी दिया गया था, ठीक है, पैसा दिया गया था उसको काम करने के लिए, वो राजा के लिए काम किया था। यानी उसी से अंचल का लोगों का जो क्रिया था, ये कर लेके राजा को यानी गुप्त राजा को दे दिया था, ठीक है। ये से ही प्रशासन चलने लगा, यानी विकेंद्रीकरण हुआ था। यानी एक सेंटर से या केंद्र से अलग अलग स्थान में जो जाने का जो व्यवस्था है इसको बोलते हैं विकेंद्रीकरण, ठीक है। केंद्र का यानी राजा के जो शक्ति है उसको अलग अलग लोगों को भाग वितरण कर देना, ठीक है, यानी बता देना, इसको बोलते हैं विकेंद्रीकरण। तो अभी देखो, शासन की सुविधाओं के लिए गुप्त राजाओं ने साम्राज्य के भूक्त यानी प्रदेश, उसी समय जो प्रदेश है यानी अभी राज्य बोलते हैं, प्रदेश भी बोलते हैं, इस प्रदेश को बोलते थे क्या, किस नाम पे, भुक्ति। क्या था, भुक्ति। तो इसी समय भुक्ति यानी प्रदेश, विषय यानी जिला, अभी जो डिस्ट्रिक्ट होता है यानी जिला होते हैं, उसी समय जिला को बोलते था विषय, और राज्य को यानी प्रदेश को बोलता था भुक्ति, ठीक है। तो गुप्त साम्राज्य का भुक्ति, विषय, गांव आदि के विभक्त कर दिया था। प्रत्येक भाग में चलाने के लिए अलग अलग अधिकारी नियुक्त किया गया था। तो अलग अलग इस जो अलग अलग जगह है, अलग अलग अंचल है, उसको चलाने के लिए अलग अलग लोगों को नियुक्त किया गया था, ठीक है। उच्च जो पद है, जो उच्च पद को ब्राह्मणों के लिए अलावा अन्य लोगों को भी नियुक्त किया गया था। ऐसा नहीं कि केवल ब्राह्मणों के ही उच्च पदवी में नियुक्त करेगा, ऐसा नहीं। भुक्ति में यानी प्रदेश में ब्राह्मण के अलावा अलग अलग लोग को भी जो प्रधान पद था उस पद को पद में नियुक्त किया गया था, ठीक है। उसके बाद प्रशासन जो क्षेत्र है, प्रशासन क्षेत्र में अधिकारियों का काफी स्वतंत्रता भी थी। यानी जो प्रशासन चलाएगा यानी जो लोग अलग अलग राज्य में प्रदेश का शासन चलाएगा उसको पावर दिया गया था, उसको अपनी मन से किसे चलाएगा इसे स्वतंत्रता दिया गया था, ठीक है। प्रथम तो इन अधिकारियों का राजकोष से ही वेतन दिया था। तो वेतन, इसको वेतन चाहिए, कैसे काम करेगा, सैलरी चाहिए यानी वेतन चाहिए, वेतन राजकोष से ही दिया था। उसके बाद क्या किया, लेकिन उसके बाद कुछ दिन के बाद जमींदारी दे गई थी। जमींदारी यानी उसी अलग अलग राज्यों का जो एक एक लोग को प्रशासन चलाने के लिए दिया था राजा ने, उस लोग को क्या करना, उसे मतलब जमींदार बना गया था। यानी उसी अंचल का जो लोग कर देगा तो उसी कर राजा को देगा, और जो कर आएगा उसी एक हिस्सा उसी जो प्रशासन व्यवस्था में नियुक्त किया गया था उसी लोगों को दिया गया था, ठीक है। ऐसे भूमि कर उगाकर अधिकारी अपना वेतन लिया था, ठीक है। तो भूमि कर देने वाला अभी भी देता है, हम लोग देते हैं कि नहीं, टैक्स देते हैं, कर देते हैं। तो ही कर क्या होता है, भूमि कर उसी समय लोगों के द्वारा लेकर उसी अंचल के राजा को वेतन के रूप में दिया गया था, ठीक है। ये यहाँ पे देखो, नागरिक प्रशासन की तरह जो सैन्य प्रशासन, ये नागरिक प्रशासन ऐसे चलाया था। उसके बाद जो सैन्य प्रशासन यानी दुश्मनों को कैसे रखाएगा, दुश्मनों से लोगों को कैसे प्रोटेक्शन देगा, कैसे प्रोटेक्शन देगा, इसके लिए सैन्य प्रशासन को चलाना है। कैसे राजा चलाया था, ये देखो, सैन्य प्रशासन को दो भाग में बांटा गया था। यानी सैन्य प्रशासन का एक प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया था, यानी जो प्रशासन चलाएगा सैन्य प्रशासन, ठीक है, आर्मी चलाएगा, आर्मी को के लिए एक सेनापति बनाया गया था। सेनापति ने क्या किया, आर्मी को प्रशासन को जो सैन्य को चलाया था। ये सेना का सारा कार्य उसी के आदेश पर चलाया था, ठीक है। एक सेनापति नियुक्त किया गया था राजा ने। ये सेनापति क्या करेगा, उसी समय लोग को प्रोटेक्शन के लिए सेना को चलाया था, ठीक है।
सेना का अलग अलग स्थान पे नियुक्त किया गया था और जो विदेशी शत्रुओं से प्रोटेक्शन दिया था, ठीक है। लेकिन इस विभाग की सर्वस्व जो क्षमता था उस राजा ही हाथ में था। यानी ऐसा क्रिटिकल कंडीशन आ गया, इतना बड़ा कठिन अवस्था आ सकता है, उसी समय डिसीजन किस लेगा, राजा ही लेगा, ठीक है। इसे क्षमता सर्वोच्च क्षमता था राजा के पास। इसके बाद तुम लोग को ये जो सैन्य व्यवस्था प्रशासन है उसके बारे में मिल गया है। ये आगे पर जो पैराग्राफ था उसमें मिला था जो जनसाधारण के प्रशासन के लिए। अभी है न्याय व्यवस्था, यानी लॉ कोर्ट कैसा था, ठीक है, न्याय व्यवस्था। तो न्याय व्यवस्था के लिए क्या क्या था, न्याय व्यवस्था भी दो भाग में विभक्त किया गया था। तो राजा ने उसी समय गुप्त राजा ने जो न्याय व्यवस्था था वही न्याय व्यवस्था भी दो भाग में बांटा गया था, और एक साधारण भाग था और दूसरा था आपराधिक, ठीक है। साधारण न्याय और आपराधिक न्याय, यानी साधारण न्याय में क्या किया था, देखो जमीन जायदाद के जो मामला था, यानी कोई एक जमीन को अलग लोग के दो तीन लोग के बीच में जो विवाद होता है जमीन की, है कि नहीं, तो जमीन के ऊपर यानी जमीन जायदाद के ऊपर, इस जमीन जायदाद के मामले का जो विश्व न्याय होगा, इसी के लिए क्या करता था, साधारण विभाग रखा गया था, ठीक है। न्याय व्यवस्था, न्याय देने के लिए साधारण न्याय व्यवस्था दिया था। और जो चोरी होता था, चोरी, डकैती, हत्या, ठीक है, इसी मामले के चलाने के लिए आपराधिक विभाग में रखा गया था। तो दो विभाग में बांटा था। जो न्याय व्यवस्था था, लोगों को न्याय देने के लिए, जस्टिस देने के लिए न्याय व्यवस्था को भी गुप्त साम्राज्य के समय दो भाग में बांटा गया था। एक भाग था साधारण और दूसरा था आपराधिक विभाग, ठीक है। एक था क्या, साधारण विभाग और दूसरा था आपराधिक विभाग। साधारण विभाग ने क्या किया था, जो जमीन जायदाद का मामला था, जमीन जायदाद का मामला को चलाने के लिए साधारण विभाग न्याय विभाग ने चलाया था। और जो आपराधिक न्याय विभाग था उसको क्या पावर दिया था, चोरी, डकैती और जो डकैती, हत्या, ये सभी मामले को सुधारने के लिए, इस मामले को हैंडल करने के लिए क्या किया, आपराधिक विभाग को जो सरकार मतलब पावर शक्ति देता था, ठीक है। ऐसे ही गुप्त साम्राज्य यानी गुप्त राजाओं ने शासन व्यवस्था किया था, ठीक है। तो तुम लोग का अभी क्वेश्चन क्या आएगा, होमवर्क है तुम लोगों का, गुप्त साम्राज्य के समय राजा का शासन व्यवस्था कैसा था उसके ऊपर वर्णन करो, ठीक है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन तुम लोग आज लिख के इसी पैराग्राफ से ही अच्छे से सजा के, एक ही तरह मत लिखो, सजा के लिखना, पॉइंट में लिखना, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, ऐसे पॉइंट बना के अच्छे हैंडराइटिंग के साथ लिख के आज शाम मुझे लिखवाना, ठीक है। ये गुप्त शासन व्यवस्था के बारे में ये तुम लोग को एग्जाम में भी आएगा। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, ये तुम लोग को बता देते हैं। अभी आगे क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गुप्त को आर्थिक व्यवस्था यानी और सामाजिक व्यवस्था कैसा था, यानी इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशन कैसा था, ठीक है। सामाजिक व्यवस्था, अर्थनैतिक व्यवस्था कैसा था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आज हम लोग चर्चा किया शासन व्यवस्था के बारे में गुप्त साम्राज्य का, ठीक है। तो आज का क्लास के लिए इतना ही। और तुम लोग अभी जो आज का पेज है यानी 106 से लेके 106 से 7 तक हम लोग पढ़ा है। आज से 107 से लेके 108 तक अच्छे से 2-3 बार पढ़ के समझने के लिए कोशिश कर लेना, और जो अभी मैंने क्वेश्चन दिया उसको करके दिखवाना, ठीक है। धन्यवाद।